सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। स्टूडेंट, तो ये आपका इग्नू का सेकंड ईयर का कोड है BHDC 133, यानी कि आधुनिक हिंदी कविता जो आपका कोड है। इसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं 20 क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम प्रिपेयर किए जाएंगे, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किए जाएंगे। तो बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका छायावादी कविता के युग को छायावाद नाम से क्यों जाना जाने लगा। तो पहली बात तो यह है कि आपको छायावाद के युग के जो कविता है उसका जो पूर्ण रूप से देखा जाता है, छायावाद का शुरुआत आपका देखने को मिलता है कि 1920 से लेकर 1936 के दौरान देखने को मिलता है। और इसके जो मुख्य कवि है जयशंकर प्रसाद है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि छायावाद जो है पूर्ण रूप से हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में जो चल रहा था, सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह या फिर अलग अलग क्रूर प्रथाएं थी, जिसके अंतर्गत हमारे भारत को एक वर्ग में या फिर बोल सकते हैं कि विभाजन कर रहा था। उसी व्यवस्था के रूप में आपका छायावाद के जितने भी युग के कवि हैं, उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ताकि हमारे पूरे भारतवर्ष का एक जो नजरिया है, पूरा दृष्टिकोण वो बदलता हुआ नजर आए। इसीलिए इसे छायावादी युग के नाम से संबोधित किया जाने लगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतेंदु युग के कवियों के हास्य युक्त रचनाएं की है, यानी कि जो भारतेंदु युग के कवि है ना, उन्होंने हास्य युक्त रचनाएं की, उस पर चर्चा करना है। तो पहली बात तो यह है कि भारतेंदु युग का जो है आपका बोल सकते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इस युग का नामकरण जो आपका देखा जाता है कि 1850 से लेकर 1900 तक ये युग रहता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इस काल में अनेक प्रकार से परिवर्तन आते हैं, जिसके अंतर्गत हम राजनीति व्यवस्था और हमारे जो प्रशासन था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था, उस पर किस प्रकार से हमने अपनी कटाक्ष किया या फिर अपनी रचनाओं, अपने कविताओं के माध्यम से लेखकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस युग में निभाया, ताकि उन अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजी शासन प्रशासन व्यवस्था पर अपना महत्वपूर्ण रूप से कटाक्ष किया गया। और उसमें ही आपका देखा जाता है कि एक पंक्ति आती है स्टूडेंट, ये पंक्ति कुछ इस तरीके से है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मस मुंह से, जाहिर बातन को अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो जिससे अंतर्गत हमने ये देखा कि इस पंक्ति का एक मुख्य आश्चर्य है कि जो आपका अंग्रेजी प्रशासन व्यवस्था था, हमारे भीतर यानी कि हमारे शासन व्यवस्था में ही रहकर हमारे अंदर कोई, हमारे देश को खोखला कर रहा था। तो वही पंक्ति कुछ इस तरह से बोला गया है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मस मुंह से, जाहिर बातन को अति तेज, क्यों सखी सजन नहीं अंग्रेज। उसके बाद में आपका देखा जाता है, यह पंक्ति कुछ इस तरीके से कटाक्ष के रूप में किया गया है, जो कि एक हास्य के रूप में ये संबोधित किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं पर्दा प्रथा के बारे में, कवियों ने क्या विचार रखा, जो कि आपका देखा जाता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा यह पर्दा प्रथा के रूप में आपका लिखा जाता है कि जो पर्दा प्रथा था, जो कि आपके पूर्ण रूप से हमारे भारत प्रशासन व्यवस्था के रूप में हमारे स्त्रियों पर ये देखने को मिल रहा था कि स्त्रियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं थी, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा था। उस स्थिति में उन्हें मतलब घूंघट डाल के या फिर बोल सकते हैं कि उनका जो फेस तक है, यानी कि जो चेहरा तक है, कोई पराया मर्द देख लेता था। उस स्थिति में उस व्यवस्था को आपका देखने को मिलता है, पर्दा प्रथा की व्यवस्था शुरू हुई थी, ताकि जिसके अंतर्गत स्त्रियों की कोई अन्य पुरुष उनके चेहरे को मतलब स्पर्श ना कर सके, देख ना सके। तो उस स्थिति में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इस पर्दा प्रथा के विरुद्ध अपनी मतलब कविता लिखी या रचना किया। अब उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आपका देखा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 है, तोड़ती पत्थर कविता का क्या महत्व है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि ये कुछ आपका देखने को मिलता है कि तोड़ती पत्थर, जिसके अंतर्गत एक महिला की स्थिति का जिक्र किया गया है कि एक महिला किस प्रकार से अपनी इलाहाबाद के क्षेत्र में आपका देखा जाता है कि किस प्रकार से वो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। इट मीन्स कि इलाहाबाद एक बोल सकते हो कि एक मात्र उसका एक एग्जाम्पल है, लेकिन बोल सकते हैं कि इस महिला के जीवन में किस प्रकार से कठिनाइयां, किस प्रकार से उनके मतलब परिश्रम करते हैं, और फिर भी उनका जो परिश्रम का जो दायित्व है खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, और वो अपने जीवन में लगातार परिश्रम करती रहती है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, पंत
जी के जीवन का परिचय 5 पंक्तियों में लिखिए। यानी कि सुमित्रानंद पंत जो है उनका जीवन। पहली बात तो ये है कि सुमित्रानंद पंत जो है, आपको बता देता है स्टूडेंट से, जो इनका देखा जाता है कि सुमित्रानंद पंत के द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में इन्होंने राजनीति व्यवस्था तथा आपका बोल सकते हो कि आपके प्रशासन व्यवस्था तथा समाज में जो चल रही क्रूर प्रथाएं थी, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उन क्रूर प्रथाओं पर विरोधाभास कटाक्ष किया। समाज सुधार व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण उनके लेखन क्रिया का व्यवस्था देखा जाता है। उनका जीवन कठिनाइयों से पूर्ण भरा था। तो उसके बारे में आप क्वेश्चन नंबर 5 आपका डेडिकेट करता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निराला का रचना विधान इतना सशक्त बोधगम्य क्यों है? यानी कि बोल सकते हो कि जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनका जो एक बोल सकते रचना है ना, वो सशक्त यानी कि बहुत गंभीरता है। गंभीरता इसलिए है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका देखने को मिलता है कि पूर्ण रूप से वो समाज सुधार तथा समाज में चल रहे अलग अलग प्रथाएं थी, उन प्रथाओं पर उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए उन प्रथाओं का बोल सकते हो कि विरोधाभास व्यंग करते हुए उनकी रचनाएं देखने को मिली, जिसके रचना विधान के रूप में सशक्त माना जाता है। तो उसके अंतर्गत ये आपकी क्वेश्चन नंबर 6 था। अब बात कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना शिल्प पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त यानी कि जो आपका देखने को मिलता है कि ये आपकी इस व्यवस्था में इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं, उनका शिल्प की बात कर ली जाए तो इनका शिल्प बेहद ही गहरा होते हुए मतलब लोगों के तथा जो हमारे आसपास समाज में जो हमारे क्रूर प्रथाएं थी, इन्होंने भी अपनी जितना रचना की उन पर अपने अपने समाज पर व्यंग और हमारे प्रशासन व्यवस्था तथा हमारे अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर उन्होंने विरोधाभास मात्र रूप में अपनी रचनाओं का करने का प्रयास किया। और इनकी जो रचना शिल्प था आपका देखने को मिलता है कि पूर्ण रूप से आपका व्यंग्यात्मक शैली के रूप में इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विवेदी युग के प्रबल काव्यों को कौन कौन से 3 मुख्य रूप मिलते हैं? जिसके अंतर्गत बात कर ली जाए, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इनके अंतर्गत आपका देखा जाता है कि इन्होंने जिस प्रकार से महिलाओं की स्थिति तथा समाज सुधार के लिए आपका प्रबल इन्होंने बल दिया और समाज में जो अपने कंठस्थ जो निर्णय था, जिस प्रकार से अंतर्गत उन्होंने जिस प्रकार से अपनी रचनाओं के माध्यम से महिलाओं की स्थिति पर व्यंग्यात्मक शैली के रूप में जो पुरुषों के बराबर अधिकार मांगने की व्यवस्था थी, आपके द्विवेदी युग में जो देखने को मिल रहा था, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के रूप से आपका देखा महादेवी प्रसाद द्विवेदी के रूप में देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम रसीम कविता का महत्व क्या है? जो आपका देखा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अंतर्गत ये कविता लिखी जाती है। तो इसके अंतर्गत ये कविता आपका देखने को मिलता है कि एक जो मानवीकरण बोल सकते हैं कि जो सूर्य या फिर बोल सकते प्रकृति का जो एक मनोरम दृश्य है, उसके रूप में प्रथम रसीम कविता के माध्यम से एक प्रकृति का मनोरम दृश्य के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जिसकी महत्व बात की जाए तो यहाँ पे प्रकृति की सुंदरता को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि प्रकृति जब पूर्ण रूप से सूर्यास्त होता है तो उसका जो दृश्य होता है किस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। महादेवी की कविता में प्रकृति चित्रण का सौंदर्य सिद्ध कीजिए। यानी कि महादेवी जी जो है आपका देखा जाता है द्विवेदी युग के नाम से नाम का है, इनके नाम पे ही नामकरण देखने को मिलता है। तो इनकी जितनी भी प्राकृतिक या फिर चित्रण की बात कर ली जाए तो इनके जितने भी रचनाएं किया गया है वो समाज में महिलाओं की स्थिति तथा महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों के विरोध इन्होंने विरोधाभास व्यवस्था में इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से महिलाओं की स्थिति पर सुधार करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य का पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि इस क्वेश्चंस के बिना आपका ये बोल सकते हैं BHDC 133 का एग्जाम क्लियर या फिर बनेगा ही नहीं। तो अब बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत भारतेंदु युग, जो कि आपका देखा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही इस युग का नामकरण देखने को मिलता है, जो कि 1850 से लेकर 1973 तक ये युग रहता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर राजनीतिक पृष्ठभूमि, साहित्यिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि में देखने को मिलता है।
तो अब राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं तो किस प्रकार हमारा यूरोपीय शासन व्यवस्था पर शासन कर रहा था, ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर किस प्रकार हावी हो रहा था, और अंतर्गत देखा जाता है कि फूट डालो और राजनीति करो की नीति जो अपना रहा था अंग्रेजी शासन व्यवस्था, तो वो राजनीतिक पृष्ठभूमि था। साहित्यिक पृष्ठभूमि में हम ये देखेंगे कि अलग अलग जो हमारे बोल सकते हैं लेखक है, जो समाज सुधारक, उन्होंने किस प्रकार से अपने साहित्य रचना के माध्यम से समाज में अंग्रेजों के खिलाफ अपना महत्वपूर्ण मोर्चा संभाला, तथा अपने जो हमारे समाज में चल रहे थे क्रूर प्रथाओं, उन पर किस प्रकार से उन्होंने विरोधाभास किया। तो वो आपका सामाजिक पृष्ठभूमि और साहित्यिक पृष्ठभूमि में ज्यादा अंतर नहीं है। बस साहित्य पृष्ठभूमि में ये देखने को मिलता है कि जो साहित्य या लेखन क्रिया के माध्यम से समाज में एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। अब सामाजिक पृष्ठभूमि की बात कर लीजिए, समाज में हमारे क्रूर प्रथाएं थी, जैसे कि आपका पुनर्विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, ये जाति बात, ये सब जितने भी ऊंच नीच थे, इन सभी प्रथाओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो ये तीन इसके पृष्ठभूमि है जो कि आपका देखा जाता है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद आपका बोल सकते हैं ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आपका ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये इसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 की प्रिय प्रवास रचना के कृष्ण के चरित्र के प्रति स्वयं कवि का क्या कथन है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कवि के द्वारा आपको ये देखने को मिलता है कि पूर्ण रूप से प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण के ब्रज लीला, या फिर बोल सकते हो कि बाल्य लीला, या फिर जो आपके बाल्य अवस्था था, श्री कृष्ण ने किस प्रकार से आपका ब्रजवासी के रूप में उन्होंने अपनी जितनी भी क्रीडांगनाएं जो आपकी देखी जाती है कि बचपन में उनका जो समय काल बीता और वो बाल लीला किस प्रकार से कर रहे थे, तो उनके द्वारा जो उनके जो चरित्र चित्रण कवि के द्वारा किया गया है, वो आपको देखने को मिलता है कि एक छोटे से बालक के रूप में किस प्रकार से मनोरम दृश्य के रूप में वो अपनी क्रीडांगनाएं अपनी माता और तथा गोपियों के द्वारा कर रहे थे। तो उस स्थिति में इनकी आपका प्रिय प्रवास में रचना की बात की जा रही है। अब क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 13 की, तो जाति व्यवस्था पर प्रहार के रूप में हरिओद, यानी कि जो हरिओद जी की रचना का मुख्य पंक्तियां लिखिए, यानी कि जो हरिओद थे जिन्होंने जाति प्रथा के रूप में बोल सकते हैं या फिर जाति व्यवस्था के रूप में जो समाज में या वर्ग विभाजन जो चल रहे थे कि समाज में सबसे भारत का जो समाज का जो दुर्भाग्य ये था कि उस समय जो जातिवाद चल रहा था कि जाति के रूप में उच्च नीच की जो भावना के रूप में मनुष्य एक दूसरे से अलग था, उस स्थिति में आपका हरिओद जो आपके देखे जाते हैं उनके द्वारा आपकी जो रचना की गई है उसके माध्यम से यहाँ पर समाज में सुधार लाने या फिर जाति को महत्वपूर्ण ना समझ के सभी लोगों को एक समान दृष्टि या फिर धर्म निरपेक्ष की व्यवस्था में लाने का प्रयास किया गया था। तो वो आपका देखा जाता है 13 में। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो निराला के काव्य सामाजिक सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेष्टा पर चर्चा कीजिए, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो आपके देखे जाते हैं उनके द्वारा किस प्रकार से उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि समाज में उन्होंने अपना किस प्रकार से योगदान दिया, उनकी रचनाओं ने किस प्रकार से समाज का रुख मोड़ा, उसके बारे में आपका देखा जाता है। सांस्कृतिक की बात की जाए तो आपका देखा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला के द्वारा आपके देखे जाते हैं जो हमारे अंग्रेजी शासन व्यवस्था हम पर शासन कर रहा था, तो उन्होंने हमारी संस्कृति को पूर्ण रूप से विलुप्त करके आपका देखा जाता है पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला के द्वारा अपनी रचनाओं में उन्होंने अपनी संस्कृति को अपनाने की बात की व्यवस्था की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश उनकी रचनाओं की परिचय दीजिए, यानी कि अयोध्या सिंह है जो कि उनकी रचनाएं आपका देखा जाता है कि स्वप्न अब आपके देखे जाते हैं कि पूर्ण रूप से आपका बाल साहित्य ये सारी जितनी भी उनकी रचनाएं हैं उनके रचनाओं ने उन पर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने समाज में जो हमारे बोल सकते हैं कि और जो हमारे मनुष्य के द्वारा हमारे जीवन में जो हमारे स्वप्न होते हैं या फिर बाल लीलाएं होती है या फिर बाल विधाएं होती है उनके बारे में उन्होंने रचनाएं किया, तो उनकी रचनाओं के बारे में जिक्र करना है। अब बात कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त ने भाव पक्ष की व्याख्या कीजिए, यानी कि मैथिली शरण जो गुप्त है उनके भाव पक्ष। पहली बात तो ये कि मैथिली शरण गुप्त आपका देखे जाता है बहुत ही भावुक दृश्य के रूप में उनकी रचनाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की जितनी रचनाओं की, तो उनके भाव पक्ष आपके देखे जाते हैं कि उन्होंने भाव को ध्यान में, ये बोल सकते हैं फीलिंग्स यानी ये भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी रचनाओं का
वर्णन उनके लेखन क्रिया में देखने को मिलता है, तो वो आपको बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 16। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। द्विवेदी युगीन कविता के विचारों पर और उनकी सीमाओं पर लेख लिखिए। यानी कि जो द्विवेदी युग जो देखा जाता है, महावीर प्रसाद महादेवी त्रिवेदी जो आपका देखा जाता है, महादेवी वर्मा का जो आपका देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इनके युग में आपका जो पूर्ण रूप से आपका देखा जाता है कि जो समय काल रहता है, आपका पूर्ण रूप से देखा जाता है कि 1900 से लेके 1920 के दौरान आपका समय काल रहता है। पूर्ण रूप से ये आपका कई बहुत जगह पे आपका 18 भी लिखा रहता है, लेकिन ज्यादातर आपका पुस्तक में लिखा गया है। तो उस स्थिति में आपका ये युग का काल रहता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रचंड रूप से आपकी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में व्यवस्था थी। क्योंकि इसी समय काल में, इसी अवधि में आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। यूरोपीय कंपनियों का अस्तित्व हमारे व्यवस्था में देखने को मिल रहा था। तो उनके द्वारा किस प्रकार से उनके लेखन क्रिया के माध्यम से उन्होंने उस युग का वर्णन किया, आपका देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 17 में। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। प्रसाद की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक चेतना पर वर्णन कीजिए। यानी कि जो आपके देखे जाते हैं, प्रसाद जी जो है आपके देखने को मिलता है, तो इनका जो आपका ऐतिहासिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था की बात कर ली जाए, तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, आपका देखने को मिलता है कि इनकी रचनाओं में एक अलग ही क्रीडांगना या फिर बोल सकते व्यवस्था हमें उत्पन्न नजर आती है कि अपनी सांस्कृतिक और तथा हमारी ऐतिहासिक, यानी कि जो हमारे इतिहास में हमारी भारत की व्यवस्था है, उस प्रकार से जो देखने को मिलता है कि उनकी व्यवस्थाओं पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि जो आपकी इस प्रकार से इन्होंने जो रचना की है, पूर्ण रूप से ये आपको देखने को मिलता है कि समाज में ऐतिहासिक जो घटना घट रही थी कि जो हमारे इतिहास का अस्तित्व अंग्रेजी शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से फूट डालो और राज करो वाली नीति को अपनाते हुए हमारे ऊपर शासन कर रहा था। तो उस व्यवस्था में आपका देखने को मिलता है कि जो जयशंकर प्रसाद आपके देख रहे थे कि उन्होंने संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया और उनकी जो चेतनाएं थी समाज में लागू करने का, यानी कि समाज को मोटिवेट करने का अपनी संस्कृति को, तो जयशंकर प्रसाद जो आपके पूर्ण रूप से देखे जाते हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्टूडेंट्स, अब बात कर ले बादल राग के का क्या अभिप्राय, यानी कि बादल राग के से आपका क्या अभिप्राय है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो आपके देखे जाते हैं ये कि आपका पूर्ण रूप से ये देखा जाता है अनामिका का जो काव्य से लिया गया एक बोल सकते हैं कविता है, जिसके अंतर्गत जो बादल, यानी कि जो हमारा प्रकृति का जो बादल है, उनका जो एक व्यवस्था है, किस प्रकार से वो गरजना शुरू करते हैं, किस प्रकार से उनकी आकृति बनती है, तो उसके बारे में यहाँ पे पर्टिकुलर बादल राग के अभिप्राय के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि प्रकृति का मनोरम दृश्य अंतर्गत बारिश का जो समय आता है, उसमें किस प्रकार से बिजली गरजना और ये सारी परिस्थितियां पैदा होती है, उत्पन्न होती है, जिसके अंतर्गत हम ये आपके पॉइंट्स देखते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 20 की, जिसके अंतर्गत हम छायावादी काव्य की बात कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत शिल्प और इसके भाषा के बारे में बताना है। तो आपका देखा जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसके अंतर्गत ये आपका छायावाद का युग का जो आरंभ या फिर प्रारंभ हुआ, उसके अंतर्गत आपने किस प्रकार से अपनी बातों को उन्होंने प्रकट किया तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार से जो हमारे समाज में चल रहे कुरीतियों और उनके जो व्यवस्थाएं थी पूर्ण रूप से समापन करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था। तो वो आपका देखने को मिलता है इस युग में। तो स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके टोटल 1 से लेके 20 क्वेश्चन, जिसमें हमने ये देखा कि पर्टिकुलर कौन से क्वेश्चन में क्या क्या बातें पूछी गई है और कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से डेडिकेटेड करता है। तो ये आप क्वेश्चन आप पर्टिकुलर आप पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, तो आपके जो ये 20 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपके अप्रोक्स 80 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके देखे जाते हैं ये हो जाएगा इसमें से, और इसके बाद आपका ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बादल राग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, और एक ये मैथिली शरण गुप्त।
तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं जो कि अगर आप इनमें से भी आप कर लेते हैं तो आपके 80 मार्क्स लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। ओके स्टूडेंट, तो अगर कोई क्वेश्चन पे अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके उस क्वेश्चन पे एक पर्टिकुलर वीडियो की डिमांड या फिर मांग कर सकते हैं, तो हम उसे नेक्स्ट या फिर इन फ्यूचर कभी लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।